आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जेपी नड्डा के घर, और क्योंकि लगातार माथापच्ची बीजेपी में जारी है कि असम में दूसरी बार लगातार जीत के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। जेपी नड्डा के घर बैठक चल रही है जिसमें अमित शाह भी मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या उम्मीद की जाए कि इस बैठक के बाद फाइनल हो जाएगा नाम? देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बैठक चल रही है इसके बाद जो है आसाम में मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो जाएगा। फिलहाल जो है जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद हैं, और साथ ही सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली में मौजूद है। अभी उनको इस बैठक में नहीं बुलाया गया। हालांकि दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता विश्व शर्मा एक ही फ्लाइट से जो हैं वो दिल्ली आए हैं, लेकिन हेमंता शर्मा को पहले बुलाया गया है और उनसे बातचीत की जा रही है, और उसके बाद जो है सर्बानंद सोनोवाल को बुलाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस बैठक के बाद जो है ये सारे कयास जो है वो खत्म हो जाएंगे और मुख्यमंत्री का नाम जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स के लिए रुक करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है, और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर। लगभग 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को, और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं, और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं, तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं, तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाए तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे एनसीआर रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें खास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपने सुना, उन्होंने पहले ही अधिकारियों से जब चर्चा की थी तो बताया था कि 3 महीने के भीतर वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरा कर लेना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने बताया है कि लगभग 3 करोड़ वैक्सीन की हमको जरूरत है और अगर केंद्र सरकार हमें मुहैया करा देती है तो हमें मुश्किल नहीं होगी। ये वैक्सीनेशन ड्राइव हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। अब बस कुछ ही दिनों की वैक्सीन दिल्ली के पास बची हुई है। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है डॉक्टर बताएंगे, कोरोना से बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र से कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में मां बाप क्या करेंगे? अदालत ने केंद्र से इसका प्लान पूछा। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। सवाल यह है कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, दूसरी लहर के कितने दिन बाद तीसरी लहर की आशंका है और तीसरी लहर में क्या बच्चों को वाकई खतरा है? इन सारे सवालों को आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की मार से जूझ रहा है। करीब महीने भर से एक सी तड़प है, बेबसी है, लाचारी है और बदहवासी बनी हुई है। और महामारी की मार के बीच दर्द का ये दौर कम नहीं हो रहा है। तमाम कोशिशें, वादे, भरोसा सब कोरोना की दूसरी लहर के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। और इस आफत के बीच अब चिंता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर और अहम सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तीसरी लहर में वैज्ञानिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जता रहे हैं, ऐसे में बच्चों के टीकाकरण पर भी विचार होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो माता पिता क्या करेंगे, अस्पताल में रहेंगे या नहीं, इसका क्या प्लान है? दरअसल ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये चिंता वैज्ञानिकों की कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर जताई है। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable.
given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared. देश कोरोना की दूसरी लहर से कराह रहा है। इस लहर ने देश को जितना दर्द और खौफ दिया, उसके मुकाबले पहली लहर कुछ भी नहीं लगती। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब तीसरी लहर आएगी तो क्या वो और भी विनाशकारी होगी? क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर तीसरी लहर की धार को रोका जा सकता है? देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी तीसरी लहर को लेकर फिक्र जताई और लोगों से इसे लेकर सावधानी बरतने की अपील की। वायरस का नेचर जैसा है, आपको ऐसा भी लगता है कि थर्ड वेव आने की भी चांसेस है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना कितना जरूरी है? बिल्कुल, थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, थर्ड वेव भी आ सकता है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इम्यूनिटी हम बना पाए, तो अगर भी थर्ड वेव आएगा भी तो इतना शार्प और इतना खतरनाक नहीं होगा जैसे सेकंड वेव था। इसलिए अगर हम पूरी तैयारी करें और ये देख लें कि जो कुछ हमने इस वेव से और पिछले वेव से सीखा है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें और वैक्सीनेशन को बहुत एग्रेसिवली करें, तो थर्ड वेव जो है वो इतना सीरियस नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका इसलिए भी ज्यादा डरा रही है क्योंकि दूसरी लहर में ही कोरोना के केस लगातार कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कृणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और हम अपने खास मेहमानों के साथ अब चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरी लहर से ही हम पार नहीं पा पाए हैं, लेकिन तीसरी लहर की तैयारी की बात होने लगी है। हम कैसे समझे कि दूसरी लहर की पीक की अगर बात होती है तो वो कितनी सही, और इस समय हम जहां पर खड़े हैं वो जगह कौन सी है, परिस्थितियां कैसी हैं? हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अमितेश आनंद, जो कि वैज्ञानिक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हमारे साथ सीधे कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, वायरोलॉजिस्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव इनका है इस क्षेत्र में। डॉक्टर अमितेश आनंद, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर हम किसी भी लहर की पीक की बात करते हैं या ये चर्चा करते हैं कि तीसरी लहर के आने के संकेत हैं, ये कितनी एक्यूरेट होती है ये तारीखें? तारीख एक्यूरेट होने का मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये संभावना जरूर है कि तीसरी वेव आएगी। अगर हम दूसरे कंट्रीज से भी हम देखें तो हर जगह ये देखा गया है कि डिफरेंट पीक्स आए हैं। हाँ, उन पीक्स का जो मैक्सिमा होता है, जो उसकी विड्थ होती है, वो वेरी करती है। आज की डेट में इंडिया में जो सेकंड पीक देखा जा रहा है ये बहुत ही भयावह है। हर जगह ये देखा गया है कि सेकंड पीक फर्स्ट पीक से बड़ा रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। और ये एक हम सेकंड जो वेव है और ये जो पीक है, इससे हम किस तरीके से डील करते हैं, इस पे पूरी तरीके ये तय करेगा कि हमारा थर्ड जो वेव होगा वो कितना खतरनाक होगा या कितना माइल्ड होगा, हम उससे कितना इजीली डील कर पाएंगे। क्या कुछ लोग अगर ये कहें कि अभी दूसरे वेव से आप लोग पार नहीं पा पाए, तीसरी की बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंता सही होगी, या फिर हम ये कहें कि हम दूसरी से सबक ले रहे हैं इसीलिए तीसरी की तैयारी करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, समस्या को समझना और समस्या के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। हमारा सेकंड वेव का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही इस वजह से है क्योंकि हम फर्स्ट वेव के बाद काइंड ऑफ ये मान चुके थे कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। तो अगर आज की डेट में देश में ये चर्चा चल रही है कि तीसरी वेव आ सकती है और अगर वो आती है तो हमें कैसे तैयार रहना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस बारे में मैं आपके चैनल का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप अभी से उस थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, उससे लोगों को प्रिपेयर रहने के लिए एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी कदम है। डॉक्टर प्रदीप सेठ, चिंता इस बात की हुई कि वाकई जिस तरीके से डॉक्टर अमितेश आनंद भी कह रहे हैं कि पहली वेव में भारत में अच्छे से हैंडल हुआ, हम पर वैसा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हमने शायद फॉर ग्रांटेड ले लिया सारी चीजों को और दूसरी वेव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहे। न आम लोग, न नागरिक, न सरकारें, कोई तैयार नहीं रहा इसके लिए। लेकिन इस वायरस का
इस कोविड-19 वायरस का क्या स्वरूप इस तरीके से आपको बदलता हुआ नजर आया है पहली वेव और दूसरी वेव में, कि आज हम तीसरी वेव की अगर चर्चा करते हैं तो उस लिहाज से भी थोड़े सतर्क हो जाएं? देखिए, एक कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसका स्वभाव ही है अपने आप को बदलना। उसको आप रोक नहीं सकते, किसी तरह नहीं रोक सकते। हर आरएनए वायरस का जो भी जितनी रैपिडली रेप्लिकेट करता है, बढ़ता है, चाहे कोरोना है, चाहे एचआईवी था या फिर एचसीवी है, ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। इनमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो अपने आप को हर रेप्लिकेशन में चेंज करते रहते हैं। इनमें म्यूटेशंस होते रहते, चेंजेस आते रहते हैं, और वो चेंजेस कुछ ऐसे कभी ऐसे हो जाते हैं जो कि एक उसको आगे ले जाता है, आगे बीमारी बढ़ाने में देता है। तो ये तो उसकी नेचर है, ये तो आप रोक नहीं सकते। ओनली रोका कर जाता है ये, या तो हम सारी जनता को इम्यून कर दें वैक्सीनेशन लगा करके और फिर देखें, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन बाकी सेकेंड वेव में जो रेप्लिकेशन हुए हैं उससे पता चलता है कि संभावना है कि तीसरी वेव आ सकती है, क्योंकि अब जैसे महाराष्ट्र में अक्टूबर 2020 के अंदर एक डबल म्यूटेशन मिला है, जिसके आजकल चर्चा हो रही है कि ये फैलेगा। और जैसे पहले, उससे पहले वहाँ से आंध्र प्रदेश से एक निकला था जिसको N440K कहते हैं। ये सब अब जो नया है वो उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इसी तरह फैलता है, क्योंकि जब उसने देखा नया वायरस निकलता है तो वो पुराने को की जगह ले लेता है। हमें ये रामायण में बहुत अच्छा है। रामायण में मेघनाद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी माया, अपना चेंज, वो अपना स्ट्रक्चर बदलता था। एक उसके लिए क्लियर थिंकर की जरूरत होती है, जो कि ये बताए कैसे करना है। दैट्स व्हाट वी नीड टुडे। एक क्लियर थिंकर की जरूरत है जो कि कैसे इसको फॉलो करेगा, और यही हम लोगों को मिलकर करना होगा। डॉक्टर विक्रम के पास पहले चलते हैं, क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद डॉक्टर विक्रम हमारे सामने से होकर गुजरी है। जब हम ये सोचते रहे कि पता नहीं कौन सी बीमारी के लिए, बहुत गणना भी हुई इस बात को लेकर कि किस बीमारी के लिए वैक्सीन को डेवलप करना कब शुरू किया गया, कितने समय में आता है। इसमें तो बिल्कुल ऐतिहासिक काम किया दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने। लेकिन आज हम जितने म्यूटेंट्स देखते हैं, जितने रंग बदलते हुए वायरस को देख रहे हैं, और तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों को खतरे की बात की जा रही है, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैं कहूंगी समूची दुनिया इस समय सकते में है। डॉक्टर विक्रम जी हाँ, धन्यवाद श्वेता जी। ये तो जरूर है कि जो वैक्सीन अभी तक किए गए हैं और जो प्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति है। बहुत से वेरिएंट्स जो हैं वो भी इसमें क्रॉस इम्यूनिटी से आप बच सकते हैं। थोड़े से वेरिएंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो, फिर भी आपको वो मेजर इलनेस, सीवियर इलनेस, डेथ से बचा सकता है। और जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे डेवलपर्स, वैक्सीन के डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन बदलने शुरू किए हैं, ताकि जो भी कुछ माइनर वेरिएंट्स आएंगे इस कोविड वायरस के, उनके खिलाफ आगे की जो वैक्सीन आएंगे, बूस्टर्स आएंगे, वो इफेक्टिव रहेंगे। तो वैक्सीनेशन आपका एक ऐसा वेपन है जो आपको इस महामारी से बचा सकता है। तो एक पहली चीज है कि हमें जल्द से जल्द जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो बहुत ही जरूरी है, ताकि जब आप 50 या 40 के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हो, ज्यादा से ज्यादा आप एडोलेसेंट्स और जो 12 से 18 के बीच में लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दे सकते हैं, क्योंकि अगला जो वेव आएगा वो यंगस्टर्स और एडोलेसेंट्स और यंग बच्चों पर आएगा। इसीलिए जब आप अपना मेजर वैक्सीनेशंस कंप्लीट करते हैं तो आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी बात होगी। पर डॉक्टर विक्रम, जो ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों पर, वो कितनी तेजी से चल रहे हैं, और हम कब तक उम्मीद करें कि चूंकि सारे देशों ने बहुत तेजी से अप्रूवल्स की प्रक्रिया को किया, जो पुरानी परंपराएं थी उन्हें छोड़कर एक नया रास्ता अख्तियार किया, क्या चूंकि माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं ये बात सुनकर ही कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा हो सकता है? हाँ, तो वही कह रहा हूं मैं कि अगर आप यूएस को देखें, यूके को देखें, अभी तक जो भी कुछ ट्रायल हो चुके हैं वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बच्चों में 12 से 15 से लेकर फाइजर वैक्सीन ने अभी अपने ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं, बहुत ही सेफ है, 100% इफेक्टिविटी दिखाई दे गई। यहाँ पे यूके में ट्रायल्स चालू हैं और ऐसा लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक बहुत से देशों में बच्चों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा।
भारत अभी तक तो एडल्ट वैक्सीनेशन पे तवज्जो दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडल्ट्स को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बच्चों में अभी तक जो भी स्ट्रेन्स पाए गए हैं वो ज्यादातर करके बहुत माइल्ड हैं और मेजर इलनेस नहीं होता है। बहुत रेयरली कुछ बच्चों को बहुत सीवियर बीमारी हो सकती है। इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है कि जल्द से जल्द एडल्ट्स को जितने ज्यादा हो सके वैक्सीनेट करें। पहले अगर अप्रूवल दे सकते हैं तो बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर गजानन सबकल साइंटिस्ट आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गजानन, लोगों को ना डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ऐसी चीजों से ऐसे समय में आपातकाल में बहुत डर भी लगता है, बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि शायद हमें और डराने की कोशिश हो रही है, जबकि ये सतर्क होने का, करने का प्रयास है। इस समय दूसरे वेव के बीचों बीच क्या तीसरी वेव की तैयारी आपके अनुसार की जा सकती है, या फिर पहले एक से निपटना है उसके बाद दूसरे का इंतजार करना है? देखा है मौजूदा जो वैक्सीन है तो कोरोना के जो जितने भी फिलहाल वेरिएंट है उसके खिलाफ वो कारगर है, लेकिन यह किस समय तक कारगर रहेगी ये फिलहाल तो हम बता नहीं सकते हैं। एंड पिछले भूतकाल में अगर आपने उठ के देखा तो 1918 में स्पेनिश फ्लू जैसे हुआ था, तो स्पेनिश फ्लू में भी ऐसी लहरें काफी आ चुकी है। और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, तो उनमें भी ये हमने देखा है भूतकाल में। वैसे तो लहरें आना ये तो नया नहीं है, पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थे उसमें, पर हमें जरूर सचेत रहना चाहिए। फिलहाल जो म्यूटेंट है वायरसेस, अलग अलग वेरिएंट्स वगैरह ये तो आ रहे हैं, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये आप सभी को ये जानकारी है। परंतु जो हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि जो वैक्सीन है फिलहाल जो यूज हो रहे हैं वो काफी हद तक उस पे काम भी कर रहा है। कि अगर हम इस एक टाइम फ्रेम को समझें जहां पर हम प्रिडिक्ट शायद कर सकते हैं कि अब एक लहर और अगली लहर आने वाली है, तैयार हमें रहना है, उसकी सिवियरिटी को, उसकी आक्रामकता को क्या किसी भी पैमाने पर हम बता सकते हैं? क्या जैसे पहली लहर और दूसरी लहर के बीच हम कुछ सिम्टम्स या किस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट कर रहा है वो अब देख रहे हैं, क्या वैसी कोई चीज पहले से बता पाना, समझ पाना संभव है आज की स्थिति में? देखिए, दूसरी लहर के बाद जितनी तीव्र ये लहर है उसके अनुसार काफी लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी क्योंकि वो कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो जाएंगे, तो कम से कम कुछ महीने तक वो इम्यूनिटी शरीर में रहेगी। तो तीसरी लहर का आने का समय इसलिए दूसरी लहर के कुछ महीनों बाद ही संभव है। और तब तक यदि हम, जैसे अन्य एनालिस्ट कह रहे हैं, अगर हम सब वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों को करा लें तो तीसरी लहर आएगी तो जरूर, लेकिन उसकी वो घातकता नहीं रहेगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी लहर के लिहाज से हम इस समय कहां खड़े हैं और तीसरी लहर की तैयारी, उस या फिर हम ये समझें कि उसको लेकर हमारी सतर्कता कितनी होनी चाहिए, कितना वाजिब है तीसरी लहर का जो आकलन है वो। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस समय, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना एक वायरस फैलता है उतना अधिक वो म्यूटेट कर सकता है। क्या ये सही है अव्वल? और दूसरा, अगर हम दूसरी लहर ही अलग अलग देशों में देखें तो क्या हर देश में दूसरी लहर में ज्यादा इस समय इस वायरस ने तबाही मचाई है या फिर भारत की स्थिति अलग है? देखिए, कई देशों में तो दूसरी लहर में इन्होंने काफी हंगामा मचाया था। इंग्लैंड एक एग्जाम्पल है हमारे पास,
काफी हंगामा मचाया वहाँ, यहाँ तक कि डॉक्टर बोरिस जॉनसन को तो इंग्लैंड कितने दिन तक लॉकडाउन करना पड़ा था। भारत में क्योंकि बिकॉज हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो दूसरी लहर में बहुत तेजी आई है। एक क्योंकि गलती हमारे पब्लिक ने भी बात नहीं सुनती थी, कोई मास्क नहीं लगाता था, लेकिन वायरस में भी काफी म्यूटेशन हुए जिससे ट्रांसमिशन इसका बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत इट बिकेम मोर ट्रांसमिसेबल। अब तीसरी लहर में नेचुरली ये वायरस में होता है कि जो बढ़िया रेप्लिकेट करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है जो डबल म्यूटेंट है वो जैसे अब फैल रहा है डबल म्यूटेंट, वो ज्यादा तेजी से बढ़ा, वो शायद पुराने को पीछे छोड़ देगा और नए नए वो मरीजों को के अंदर वो संक्रमित नए नए आदमी से अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वायरस की वो है। तो हमको देखना यह है कि सतर्कता भी बरतनी और प्रेजेंट को भी करना है। देखिए हमको सरकार बड़े पूरी दम से हमारे वो टेस्टिंग हो रही है, लेकिन हमको वो भी टेस्ट, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमको वो टेस्ट बनाने जो कि जल्दी से जल्दी और आसानी से हो जाए, जो कि चीपर टेक्निक हो। और पीसीआर में 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं कभी रिपोर्ट आने में। हमको एक ऐसे टेस्ट बनाने पड़ेंगे जो आसानी से किसी छोटी लैब में भी एक दिन में पूरे हो जाते हैं, जैसे एलाइजा बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं इसको डेवलप करने के लिए। एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं, हमको वैसे टेस्ट बनाना है एलाइजा बेस्ड जो कि वायरस को डिटेक्ट कर सके, और बहुत आसान है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया जो वैक्सीन इतनी फास्ट डेवलप की, इसी तरह क्योंकि जो वैक्सीन दी जा रही है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है, जिसमें सिस्टम में एंटीबॉडी जाती है। वो एंटीबॉडीज अनफॉर्चुनेटली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एंटीबॉडीज लोकल प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके लिए हमको वो वैक्सीन बनानी चाहिए जो कि हमको नाक से दी जाए, और ये भी बहुत आसानी से बन सकती है। हमारे साइंटिस्ट इतने बढ़िया हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए बनाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो काम भी चल रहा है ना नेजल वैक्सीन पर, आपको लग रहा है वो ज्यादा असरकारी रहेंगी कोरोना के लिए? जी, लेकिन असरकारी बहुत रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी कई ट्रिक्स हैं, उसकी कई ट्रिक्स हैं जो कि देखना बहुत जरूरी है कि नाक के अंदर, हमारे अंदर म्यूकस, हमारे नाक के अंदर एक ऐसी भगवान ने ऑलरेडी इतनी चीजें दी हुई हैं कि जो कि वायरस को खत्म कर सकती, प्रोटीन्स को खत्म कर सकती, उससे को वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन को भी खत्म करेगी। तो हमको ऐसा बनाना है वैक्सीन जो कि वो ऐसे उसके साथ दे, कैरियर के साथ सीधा जा करके वो ऊपर वो जहाँ वायरस रेप्लिकेट करता है वहां जाकर रेप्लिकेट कर उसको रोक दे। यही एक तरीका, जैसे पोलियो वायरस इंजेक्टेबल है, लेकिन पोलियो वायरस जब ओरल आया था तो उसने पोलियो वायरस को खत्म कर दिया। आप समझ, वो क्योंकि पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है, इसीलिए पोलियो वायरस की ओरल वैक्सीन बनाई गई थी, जिससे कि वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो यही कारण है, मैं ये कहता हूँ कि साथ साथ मेरे हमारे साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट बहुत तेज हैं, बहुत बढ़िया है, जो कि बना सकते हैं इस तरह की वैक्सीन। और उसके लिए अगर मैं तो हर एक को कहता हूं कि कोई भी चीज चाहे मैं कोई भी हो, आई कैन हेल्प देम फॉर दैट। जी डॉक्टर अमितेश आनंद, हमने देखा कि पहली लहर में भी अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और उसके बाद से वहां की परिस्थितियां काफी चिंताजनक रही थी, लेकिन आज अगर हम दूसरे देशों के एग्जाम्पल को देखकर भारत के सेकेंड वेव को समझने की कोशिश करें तो क्या एक तारीख निर्धारित की जा सकती है भारत में पीक के लिए, या भारत इतना विस्तृत देश है और यहाँ के एक एक राज्य एक एक देश के बराबर है कि हर राज्य का अपनी अलग तारीख होगी उस वेव की? श्वेता जी, आपने बहुत सही पॉइंट रखा है। भारत की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, भारत की समस्याएं बहुत अलग है दूसरे कंट्रीज से, और हाँ, यहाँ के हर एक स्टेट को, यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखें तो उनके एक कंट्री से कंपेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया में देखा भी जा रहा है कि जहाँ मुंबई में ऐसा, एटलीस्ट आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, वहीं और दूसरे स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे कि इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडियन कंडीशन को समझना और इंडियन पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को समझना बहुत अलग होगा। हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मिड और एंड तक होते होते हम सेकेंड वेव के पीक तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद उस पीक को हम फ्लैट करके नीचे कब तक ला पाएंगे, ये टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम वैक्सीनेशन का जो पेस है उसको कितना तेज कर पा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को हम सब देख रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम
के लिए हम रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी करते हैं, जो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसको कि बार बार मैं और मेरे फेलो पैनलिस्ट रिपीट कर रहे हैं, मास्क पहनना, उसको हम कितने डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम कितनी जल्दी सेकेंड वेव को नीचे ला पाएंगे। डॉक्टर विक्रम, फर्ज कीजिए आज मैंने कोविशील्ड का एक डोज लिया हो या किसी ने कोवैक्सीन ली हो, क्या ये वायरस इतनी तेजी से बदल रहा है कि विज्ञान उससे कदम ताल नहीं कर पा रहा? क्या मैं आश्वस्त रहूं कि दूसरे डोज पूरा होने के बाद जो इस वायरस का जो कुप्रभाव है, जो बहुत सिवियरिटी जो देता है, उससे मैं कम से कम 6 महीने प्रोटेक्शन हासिल कर पाऊंगी? क्योंकि यही एक सवाल है जिसकी वजह से लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीन के लिए जाएं या न जाएं। ये हेजिटेंसी का बहुत बड़ा कारण हिंदुस्तान में हो रहा है। बिल्कुल, कोई भी हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। जो भी वैक्सीन अभी बनाए गए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या और भी नए कैंडिडेट्स वैक्सीन के जो आ रहे हैं, अभी तक तो सभी वैक्सीन की स्टडीज से यही लगता है कि वो बहुत प्रभावी हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। अगर ये वेरिएशंस भी हो जाते हैं वायरस में तो थोड़ी सी क्रॉस इम्यूनिटी रहती है एक स्ट्रेन से दूसरी स्ट्रेन तक, और आपको एक गारंटी मिल सकती है कि आपको सीवियर इलनेस नहीं तो डेथ नहीं होगी। माइल्ड इलनेस इन्फेक्शन हो सकता है पर इसकी ट्रांसमिशन भी थोड़ी सी कम करता है थोड़े से वैक्सीन्स। तो वैक्सीन तो लेना ही है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सीवियर इलनेस से। हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन है, शायद लेस देन 5%, जिनको एक वैक्सीन शायद न काम करे, तो उनके लिए दूसरे वैक्सीन बाद में काम कर सकते हैं, पर वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। मोस्ट वैक्सीन 6 मंथ्स तक बहुत अच्छा काम करेंगे, अभी तक के डेटा से तो ऐसा लगता है। तब तक शायद आपको बूस्टर्स आ जाएंगे, दूसरे वैक्सीन आ जाएंगे, तो आप अपना बूस्टर बाद में रिपीट कर सकते हैं। कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, प्लीज जाइए, वैक्सीन लीजिए, अपनी और अपनी फैमिली और रिलेटिव्स की प्रोटेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अग्रवाल, जब कोरोना को लेकर सब लोगों की सोच सामान्य हो जाएगी और लहर कब आई कब गई ये चीजें लोग धीरे धीरे भूलने लगेंगे, उस समय से पहले यानी आज के हालात में जब लोग वाकई पैनिक कर रहे हैं, सेकंड वेव की जो कहर है उसके बीच तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, ऐसे में अगर थर्ड वेव के लिए बच्चों को लेकर कुछ चीजें ऐसी प्रिडिक्ट कर दी गई हैं जिसको लेकर लोगों के मन में संशय, बच्चों ने तो अपना करीब 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं, माँ बाप जो है वो कोशिश करते हैं कि वो खेलने भी न जाएं, और जो मिलनसार रहने की बात थी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग घुस गई है। तो पैनिक अगर लोग न करना चाहें तो बच्चों के हिसाब से वो क्या तैयारी है जो तीसरे वेव के लिए कर सकते हैं लोग? बच्चों के लिए ये एक तो उनको मास्क बहुत आवश्यक है। जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहनने थोड़ा मुश्किल लगता है, बच्चे शायद इतना अच्छे जल्दी से तैयार ना हो, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। और आपने ये बात सही कही कि तब तक तो बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे, कुछ कभी नहीं। जब ये दूसरी वेव सब्साइड करेगी तो लोग निकलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बच्चे भी स्कूल जाना चाहेंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहेंगे। तो सब में ये एक बहुत ही आवश्यक है, मास्क पहनना और एक सैनिटेशन को बना के रखना। मेरे ख्याल से ये डॉक्टर्स और अच्छी से इसको सलाह दे पाएंगे, लेकिन जो मुझे इतना समझ है मेरे ख्याल से ये आवश्यक है। डॉक्टर गजानन, वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे हम ये अचीव कर पाएंगे, और अगर वाकई एक वैक्सीन तभी तक असरकारी है, मतलब जिंदगी भर के लिए असरकारी नहीं है, तो ऐसे में तीसरी वेव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा स्पीड अप कर सकता है कि उस समय तक अगर वाकई बच्चों पर प्रभाव पड़ने वाला हो तो हम उस उम्र वर्ग की यानी 12 साल से अधिक वर्ग के जो बच्चे हैं, 12 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, उनकी वैक्सीनेशन को भी हिंदुस्तान टारगेट कर पाएगा? अभी तो फिलहाल तीसरी वेव और वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है, तो उसके बारे में कहना तो मुश्किल है। पर हाँ, अगर वैसे अगर जरूरत पड़ी तो भारत की वो कैपेसिटी भी है, इस मात्रा में वो वैक्सीनेशन होगा।
पर क्या ये थर्ड वेव के वायरस को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर और थर्ड वेव को लेकर कुछ और क्लैरिटी है, या अभी हम समझें कि जिस तरह से हम थर्ड वेव को अप्रोच कर रहे हैं या फिर हम दुनिया के जो बाकी एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो कुछ हम समझ सकते हैं कि ये दूसरे वेव का अंत कब और कितने समय की राहत बीच में, कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी अपनी तैयारियां कर पाए आगे की? हाँ, हमें तो भविष्य में आने वाली चुनौती का तो सामना करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। और हालांकि अभी जिस तरीके से टीकाकरण चल रहा है, तो अगर हम वो अचीव कर पाते हैं तो ऑफकोर्स इम्यूनिटी तो डेवलप होगी। और पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरी लहर है तो वो किस तरीके किस स्वरूप में आएगी ये फिलहाल बोल नहीं सकते हैं हम। और रही बात वैक्सीन की, तो ये हो भी सकता है कि हमें थोड़ा सा वैक्सीन या चेंज करनी पड़े, या क्योंकि इसका असर कितने दिन तक रहेगा वैक्सीनेशन के बाद, जो एंटीबॉडी जो है वो कितने दिन तक रहेगी ये फिलहाल तो अभी हम बोल नहीं पाए। क्योंकि हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें और आगे जांच करनी चाहिए। चूंकि कई दफा हम ये भी देख रहे हैं कि पहली डोज के बाद संक्रमण हो जा रहा है और दूसरी डेट जो है उसकी जो 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद जो फॉलो कर रही है सेकंड डोज के लिए, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर पहली के बाद संक्रमण हुआ है तो दूसरी डोज को हम कितना डिले करें। जो इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी सफलता है वो एक सवाल पर निर्भर कर गई है। जी हाँ, अगर हम देखिए डाटा जो इन्होंने नेशनल उसमें डाटा वैक्सीनेशन डाटा जो नेट में है गवर्नमेंट के उस पे साइट पे, उसमें लिखा है कि 15 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लग चुकी है, और जिसमें से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है वो 0.02 या 0.04% है, विच इज नेग्लिजिबल। दिस मीन्स अबाउट more than 99% पीपल आर इम्यून। और जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उनमें मैंने 1-2 आदमियों में देखा है कि जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है वो दे रिकवर्ड, they had they were aged, कई तो उम्र वाले थे, they recovered, और उनके अंदर माइल्डर डिजीज होगी क्योंकि नेचुरली जो एंटीबॉडीज और जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस थोड़ा बहुत भी होगा वो डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करेगा। एक वैक्सीन के बाद भी, ये डॉक्टर जोनास साक के साथ मैंने काम किया था थोड़ा सा जब मैं एम्स में था, बहुत 70s में ऑन पोलियो वायरस के साथ। तो पोलियो वायरस के अंदर तो उन्होंने कहा था एक डोज के बाद भी 67% आदमियों में एंटीबॉडी होती है और रेस्ट 25 to 30% के अंदर मेमोरी आ जाती है जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। और उन्होंने जोनास साक जिन्होंने इंजेक्टेबल वैक्सीन निकाली थी पहली पोलियो वायरस, उन्होंने मुझे बताया था ये होता है, और ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा है विद डिफरेंट वायरसेस। द सेम टाइप ऑफ थिंग होता है ये कि एक मेमोरी आती है, मेमोरी के साथ हो जाता है। हमने ये HIV वैक्सीन में भी मैं देखा है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इससे मेमोरी आती है और वो रहती है। तो मैं चिंता करने की कोई बात नहीं, एक वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन हो मिल जाएगी, और एक वैक्सीन के बाद जो दूसरा डोज लगाए उसमें थोड़ा गैप रखेंगे, जितना अच्छा लंबा गैप होगा उतना अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यू आर टेकिंग। कोविशील्ड में गवर्नमेंट ने कहा अबाउट 8 to 10 वीक्स to 12 वीक्स तक, वेयरएज कोवैक्सीन के अंदर जो कोवैक्सीन है वो अबाउट 4 वीक्स के अंदर ले लो, लेकिन लेना जरूर है, एक वैक्सीन तो ले ही लेना है सबको, उसमें डाउट नहीं रखिए। इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ, आई कैन वाउच ऑन दैट कि हमने भी लगाई है, सबने लगाई है, सबको मैं लगवा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है सबके लिए और बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, देखिए अगर बड़े, देखिए मैं तो ये जानता हूँ जैसे प्लेन में हम लोग जब जाते हैं तो प्लेन में पहले कहते हैं अगर कोई हो तो ऑक्सीजन मास्क पहले अपने ऊपर लगाइए फिर बच्चों को लगाइए, क्यों आप अपने को प्रोटेक्ट करेंगे देन यू कैन प्रोटेक्ट अदर्स, अपने को संभालेंगे दूसरों। इसीलिए अगर आपने वैक्सीन लगाई, क्योंकि आप लोग बाहर जाते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं, और बच्चों को अब आजकल सबसे बड़ी चीज अगर है तो स्कूल थोड़े दिन बंद भी कर देंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, होम टीचिंग हो सकती है। और वीडियो आजकल तो गवर्नमेंट ने सब सहूलियत दी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो से भी आप उनको पढ़ा सकते हैं, ऑन डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। और अमेरिका में तो चल ही रहा है ये क्यों नहीं हम लोग यहाँ कर सकते हैं। बच्चे आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, दे लर्न इट।
ऐसी कोई बात नहीं। और बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो कि मुझे लगता है जो कि वायरस में दूसरे और तीसरे वो उसमें आ सकता है, वो है विलेजेस के अंदर। विलेजेस के अंदर का अब तक हमारे पास इतना बढ़िया डाटा कहीं से नहीं है। विलेजेस के अंदर फैला तो बहुत बड़ा होगा, उसके अंदर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ ये मेरी जो प्लानर्स हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इसी चेतावनी के साथ कि उन इलाकों में न पहुंचे ये वायरस, कैसे दूसरे और तीसरे के बीच की जो हमारी तैयारी है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आज तक में अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक।